हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल सागर माइंडफुल मैथ में स्वागत है। हमने पहले कुछ वीडियोस में सेट्स, उसके राइटिंग के मेथड्स, उसके टाइप्स और उसके उस पर होने वाले जो ऑपरेशन है वो देखे थे। आज हम उसका फाइनल प्रॉब्लम सेट लेने वाले हैं। तो आप सब किताब सामने रखो। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब से मैं लेने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम सेट आप मेरे साथ किताब सामने रखो और एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो चलो, प्रॉब्लम सेट 1 पहला एग्जाम्पल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसमें पहला है, इफ m इज इक्वल टू 1 3 1 3 5, n इज इक्वल टू 2 4 6 तो उन्होंने पूछा है देन m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू व्हाट। ये पूछा है m इंटरसेक्शन n क्या होगा। अभी देखो, ये m में 1 3 5 है, n में 2 4 6 है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो हमें पता है m इंटरसेक्शन n मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं दोनों सेट्स के वो लिखे जाते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट मतलब नल सेट आएगा। नल सेट इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नल सेट है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी दूसरा एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में पूछा है P इज इक्वल टू x is an odd natural number between 1 x and x plus 5। देखो, अभी इन्होंने क्या पूछा है, P is a set x belongs to x is an odd natural number, कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। तो पहले हम इसे लिस्टिंग फॉर्म में लिख देते। तो देखो, P इज इक्वल टू लिस्टिंग फॉर्म में क्या आएगा? 1 है, लेकिन उसको इक्वल नहीं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? 3 के बाद क्या आएगा? 5, क्योंकि 4 इवन नंबर है और ये 5 इक्वल है, इसलिए 3 and 5 आएगा। तो 3 ये एलिमेंट्स कौन से ऑप्शन में है वो देखते हैं। तो देखो, जो ऑप्शन डी है उसमें ये 3 and 5 ये आंसर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। उसमें एलिमेंट्स 3 and 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू 1 2 डैश 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 10। तो उन्होंने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज। P कौन सा सेट है ये पूछा है। उसमें ऑप्शन दिए है नल सेट। नल सेट तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वैल्यू है, नल सेट में कुछ भी नहीं होता। इनफाइनाइट सेट, ये इंफिनिटी तक नहीं जाता, तो ये इनफाइनाइट सेट भी नहीं है। फाइनाइट सेट, देखो हमें पता है फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये 1 2 10 तक हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। तो इसका ऑप्शन है सी, फाइनाइट सेट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, m यूनियन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। m यूनियन n ये हो गया। उसके बाद उन्होंने m दिया है 1 2 4। तो देखो, अभी क्या पूछा है, m यूनियन n ये दिया है, m ये दिया है। तो उन्होंने पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट en।
नीचे दिए गए हुए कौन सा ऑप्शन एन होगा। तो पहले ऑप्शन से जाते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 1 2 3। क्या ये 1 2 3 1 2 3 इसका ऑप्शन होगा? नहीं, क्योंकि यम यूनियन एन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यम तो 1 2 4 है, 1 2 4। तो बाकी के 3 5 6 ये तीनों एलिमेंट्स एन में आने चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी। क्या है? 3 4 5 6, 3 4 5 6। अभी ये देखो इसमें क्या है, ये 1 इधर हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया। अभी देखो ये 3, इसमें 3 है, 5 भी है, और ये 6 भी है, और जो ये 4 है वो कॉमन एलिमेंट है। वो कॉमन, हम यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स, रिपीटेड एलिमेंट्स वो एक बार लिखते हैं, इसलिए ये एक बार हो गया। मतलब सेट ऑप्शन बी का जो ये सेट है एन 3 4 5 6 ये सही है। तो अगले ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ P इज अ सबसेट ऑफ M, P M का सबसेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट, नीचे वाले कौन से सेट P इंटरसेक्शन P यूनियन M को रिप्रेजेंट करते हैं? अभी देखो ये इफ है, इफ P इज सबसेट ऑफ M, P इंटरसेक्शन और P यूनियन M। तो देखो हम ये प्रॉब्लम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले P क्या है, सबसेट है किसका, M। तो देखो ये M हो गया, ये P हो गया। तो इसमें कुछ वैल्यू लिखते हैं 1 2, और इसमें 3 4। अभी देखो, अभी पहले क्या करेंगे, P यूनियन M निकालेंगे। P यूनियन M क्या है, P यूनियन M वो क्या आएगा, 1 2, ये P है, ये M है, 1 2 3 4 पूरे एलिमेंट्स आएंगे बराबर। ये P यूनियन M आया। अभी हमें पता है P क्या है, P 1 2 है। तो क्या है, P क्या है, 1 2। अभी उन्होंने क्या पूछा है, P इंटरसेक्शन और P यूनियन M, P यूनियन M का इंटरसेक्शन P से पूछा है। तो देखो अभी हमें पता है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इधर लिखता हूं, P इंटरसेक्शन P यूनियन M। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, 1 2 1 2, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है, बाकी कुछ नहीं, 1 2। अभी देखो इसका जो कॉमन एलिमेंट्स आया है वो 1 2 है, लेकिन हमें पता है 1 2 तो सेट P है बराबर। 1 2 जो एलिमेंट्स है वो तो सेट P में है, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर ऐसा आ सकता है बराबर। P इंटरसेक्शन P यूनियन M का आंसर P आ सकता है मतलब है P। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है P, B ऑप्शन है M सेट M, C ऑप्शन है P यूनियन M, D ऑप्शन है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, पहला, ये सेट P इज द राइट आंसर। अभी उसके बाद अगला एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। तो दिए गए ऑप्शनों से हमें ये करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो पहला ऑप्शन है उसमें है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये देखो
क्या पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट होती है? देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, कभी इंटरसेक्ट होगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कभी मिलेंगे ही नहीं, तो मतलब ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। इस सेट को हम एम्प्टी सेट ऐसे या ऐसे बता सकते हैं, ये एम्प्टी सेट है। तो सही आंसर यही है, लेकिन हम अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं उसमें क्या पूछा है। तो ऑप्शन बी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होता है तो हमें पता है ये कि इवन प्राइम नंबर है और वो भी है 2, तो ये सिंगलटन सेट हो गया जिसमें एक ही एलिमेंट है। सी मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। देखो सी, हमें इंग्लिश कैलेंडर में से ऐसा मंथ ढूंढना है जिसमें 30 डेज से कम डे हो। तो हमें पता है वो ओनली एक ही मंथ है, फरवरी, तो वो भी सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन है P इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर -1 x1। तो देखो अभी x बिलोंग्स टू इंटीजर और -1 से 1 तक, अभी इसका भी सिंपल लिस्टिंग फॉर्म में लिखा तो हमें 0 ये आ जाएगा, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। तो इन चारों में से ये बाकी के बी सी डी ये सिंगलटन सेट है, और अकेला ये जिसको पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछे है वो कभी इंटरसेक्ट होते नहीं, इसलिए कोई पॉइंट नहीं आएगा और वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के लिए। उसमें पूछा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो वो भी ऑप्शन है और उसको आंसर बताने। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कलेक्शन सेट है। देखो कलर्स ऑफ रेनबो, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, रिच पीपल इन द विलेज, इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक। देखो इसमें सही ऑप्शन है कलर्स ऑफ द रेनबो। हमें पता है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वो डिफाइन है, वेल डिफाइन है, उसमें जो कलर्स आते हैं वो 7 कलर्स आते हैं, इसलिए ये सही ऑप्शन है। बाकी के टॉल ट्रीज इन स्कूल कैंपस हम गिन नहीं सकते, वो कितने भी हो सकते हैं, और कोई कैसे गिनेगा कोई कैसे गिनेगा, ऐसा हो सकता है। रिच पीपल इन द विलेज वो भी सेट नहीं है, क्योंकि रिच की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, नहीं, किसी को कौन सा एग्जाम्पल्स इजी जाएगा वो हम बता नहीं सकते, इसलिए कलर्स ऑफ द रेनबो ये सही आंसर है। अभी दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट n इंटरसेक्शन w। जो n इंटरसेक्शन w मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, इनका इंटरसेक्शन पूछा है। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और होल नंबर 0 से चालू होता है, मतलब होल नंबर में पूरे नेचुरल नंबर समा जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में पूरे होल नंबर नहीं आते, उसमें जो 0 है वो ये हो जाता है। तो हमें क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। तो 0 छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स 1 2 3 जो नेचुरल नंबर से वो पूरे ये हो सकते हैं, पूरे इंटरसेक्शन इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन होल नंबर पे करने के बाद उसका आंसर आता है 1 2 3 इंफिनिटी तक, मतलब नेचुरल नंबर
आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। बी में 0 लिखा है, 0 मतलब वो होल नंबर हो जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लिखते हैं। उसके बाद अगले तो एम्प्टी सेट, और वो नहीं लिख, वो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि वो कुछ काम के नहीं है, उन्होंने ऐसे ही दिए। अभी तीसरा एग्जांपल है, P इज इक्वल टू x colon x is a letter of the word Indian. तो क्या पूछा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट P इन लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म में ये सेट लिखने का है। तो बहुत सिंपल है, क्या करने का, P इज इक्वल टू, देखो लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये लेटर्स, इस वर्ड के लेटर लिखने। तो चलो पहले लिखते हैं आई, लेकिन आई ये कट हो गया क्योंकि हम रिपीटेटिव नहीं लेते, एक ही बार लिखते। उसके बाद यन, उसके बाद डी, उसके बाद ये और यन। अभी देखो आई एन डी ए एन कौन से ऑप्शन में है, तो आई एन डी ए, क्योंकि देखो ये एन भी है ना, ये भी रिपीट हुआ है, तो हम रिपीटेटिव नहीं लिखते, इसलिए सॉरी। तो आई एन डी ए, सिर्फ आई एन डी ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आई एन डी ए, ये एलिमेंट लिस्टिंग फॉर्म में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ T इज इक्वल टू, सेट T इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and M is equal to 3 4 7 8, 3 4 7 8 बराबर। तो उन्होंने पूछा है T यूनियन M। तो हमें पता है T यूनियन M में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो लिखे जाते हैं, लेकिन जो रिपीट होने वाले एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखे जाते हैं। तो लिखते हैं, उसका क्या है 1 2, ये 3 3 दोनों में है तो 3 एक बार, 4 भी दोनों में है तो 4 एक बार। उसके बाद 5 7 एंड 8, 5 7 एंड 8। तो ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कौन सा, 1 2 3 4 5 7 8। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो गए। तो देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम है, उसमें बताया है आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप। आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप मतलब मैंने पहले ही बोला है, अगर वेल डिफाइंड डाटा है किसी का और वो कोई ये प्रॉब्लम और डिस्कशन में डिनोट कर रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स कितने हैं, 100। ये हम लिख लेते हैं पहले। उसके बाद बोला है 72% स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 72। और 43% स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 43। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अभी देखो डायरेक्ट बोला है कि जो 100% से उनमें से एक कोई ना कोई लैंग्वेज, मतलब कोई भी स्टूडेंट एक लैंग्वेज जानता है। मतलब हम क्या
क्या लिख सकते हैं इधर, एन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 100, बराबर। क्योंकि यूनियन मतलब सब, और सब हमें पता है कि हर एक बच्चा एक ना एक लैंग्वेज जानता है, इसलिए वो पूरे के पूरे यूनिवर्स सेट हमारा ये यूनियन एफ हो गया। उसके बाद पूछा है देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। पूछा है कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। उसके बाद फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, ऐसे पूछा है। लेकिन देखो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये इंटरसेक्शन मतलब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ये भी पूछा है। तो हम निकाल लेते हैं। वो क्या है वो फॉर्मूला, एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन एफ होता है, बराबर। तो इनकी वैल्यू अभी इधर पुट करने की, क्या आएगा 72 प्लस 43, ये माइनस इधर जाएगा और ये इधर माइनस होगा, तो ये माइनस कितना होगा 100, और आंसर ये क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ होगा। तो देखो 7 और 4 11, 115 माइनस 100, तो इसका आंसर आएगा 15। तो ये हो गया एन एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, बराबर। तो हम ये आंसर जो ये हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, तो 15 स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो अभी ये एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 15, अभी वो या लिख लेते हैं। अभी हमें और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो उन्होंने पूछे इस प्रॉब्लम में। तो पहला क्या है, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। देखो अभी 72% इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन ओनली इंग्लिश बोलने वाले निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो इंटरसेक्शन में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 72 से माइनस करना पड़ेंगे। तो एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ कितने आएंगे, एन माइनस 72 माइनस 15 कितने आएंगे 57। तो ये रहा आंसर इसका। क्या जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते वो है कितने स्टूडेंट्स है वो 57। सेम ही और सेम हमें फ्रेंच पढ़ने वालों के लिए करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा एन ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू वो कितने एफ 43 माइनस 15 कितना होगा 33 माइनस 5 28। तो ये होंगे सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे 28। इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, उसका गिवन डाटा लिखो, पहले क्या फाइंड करने का वो सोचो और फिर आंसर निकालो, तो इजी जाएगा। देखो इसमें भी हमें सब आंसर आ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है 4th, उसमें है 70 trees were planted by पार्थ and 90 trees were planted by प्रज्ञा। तो देखो
अभी हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब पार्थ के ए से डिनोट करते हैं, वो है 70, और नंबर ऑफ एलिमेंट बाय प्रज्ञा है वो सेट बी से डिनोट करते हैं, तो वो होंगे 90। उसके बाद पूछा है, बताया है 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of these 25 trees were planted by both of them together. तो टुगेदर मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी उन्होंने दिए, वो कितने हैं, 25। जो 25 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रीज लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। अभी ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैंने बहुत बार बताया है, जब भी कभी ए एंड बी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में आता है तो उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। और कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा पूछा गया हो कि ए और बी, मतलब कोई स्टूडेंट और ये ऐसा और शब्द का यूज किया हो, तो वो हो जाता है यूनियन। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये यूनियन बी। अभी हमें ये इक्वेशन तो बहुत ही अच्छी तरह लर्न है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालने हो तो क्या करना पड़ता है, इधर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 70, बी में कितने हैं, 90, और ये 25 माइनस, तो देखो 70 माइनस 25 कितने आएंगे, 45 प्लस 90 वो हो जाएंगे 35। तो ये रहा आपका आंसर। क्या पूछा था, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। मतलब किसी एक ने भी लगाई हो तो भी चलेगा और दोनों ने भी लगाए हो तो भी चलेंगे। तो ऐसे कितने हैं, 135 135 ट्रीज ऐसे है कि ये प्रज्ञा और पार्थ दोनों ने मिलके लगाए हैं। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम सेट बहुत ही इजी है, अच्छी तरह से करो, उसकी प्रैक्टिस अच्छी से करो। आप प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ्स में सफल हो पाओगे। देखो अभी 5वां एग्जांपल, उसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 36। अभी ये दिया है और पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये भी एग्जांपल बहुत ही सिंपल हो गया। आप सब ने वो हमारा फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा, कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अभी देखो हमें ये फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, ये इधर ले जाते हैं और ये इधर ले जाते हैं, तो बाद में करेंगे। चलो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 20, और ये बी के 28, ये हमें फाइंड करना है, और इसका है 36। तो अभी कितना हो गया, 20 20 40 48 माइनस 36
और ये क्वेश्चन मार्क माइनस था वो इधर जाके प्लस हो गया। तो कितने हो गए 48 माइनस 36 12। और ये क्वेश्चन मार्क किसकी जगह रखा था हमने, किसकी जगह रखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये इंटरसेक्शन बी की जगह। तो ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई 12। 12 एलिमेंट ऐसे है कि जो ये इंटरसेक्शन बी में है। चलो अच्छे से देख लो और समझ लो। उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वो छठा एग्जाम्पल। इसमें क्या है देखो, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल। 10 स्टूडेंट्स हैव dog and cat both. Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at a home? अभी ये एग्जांपल हम हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कंसेप्ट से कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो हट जाएगा क्योंकि उसमें हमें पता नहीं है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डॉग के कैट के ऐसे पता नहीं है। तो हम ये एग्जांपल वेन डायग्राम से करते हैं। चलो फिर पहले देखते हैं ये डायग्राम। इसमें क्या है 8 स्टूडेंट्स, पहले 8 स्टूडेंट्स है, कौन से वो पेट एनिमल क्या है उनका डॉग, तो हम इस सेट को डी बोलते हैं। और जो उन्होंने बोला है 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28, तो जो 28 है वो क्या है यूनिवर्सल सेट है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा पहले। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया बराबर। उसके बाद 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट एज देयर एनिमल। 6 स्टूडेंट्स है ओनली कैट है एनिमल, ओनली मतलब ये हो जाता है। और अगला एग्जांपल है 10 स्टूडेंट, अगला लाइन है 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ। 10 स्टूडेंट्स है जो डॉग और कैट दोनों है। तो देखो अभी उन्होंने क्या पूछा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। तो हमें बताया गया है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 28 एलिमेंट्स है, मतलब ये कितने हुए 10 और 8 18 और ये 6 कितने हुए 24, और हम ये 4 एलिमेंट्स बाहर लिख सकते। तो अभी क्या पूछा है हमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल। कैट भी और डॉग भी उनका पेट एनिमल नहीं है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है। तो देखो, तो डॉग है, इधर कैट भी है, इनका इंटरसेक्शन मतलब डॉग और कैट भी है। तो ये इन सबको हम नहीं गिन सकते। तो इनके अलावा जो है यूनिवर्सल सेट में, इनके अलावा जो है देखो ये कितने हैं 4, वो उनके पास डॉग भी नहीं है और कैट भी नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये वेन डायग्राम से हम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। समझ में आया, क्योंकि ये पूरा डॉग और कैट से हो जाएगा। वो पूरे एलिमेंट्स कितने होंगे 10 18 24 हो जाते, और यूनिवर्सल सेट में 28 है। उसके अलावा मतलब 28 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 4, इसका आंसर आ जाएगा। ये वेन डायग्राम से करो, बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते, वो 7वां एग्जाम्पल है। उसमें लिखा है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो अभी हमें ये वेन डायग्राम में दिखाने हैं। तो सेट ए 3 4 5
7 बराबर। उसके बाद बी सेट है, वो है 1 4 8। हमें क्या बोला है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। यूनियन ऑफ टू सेट्स दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले ये सेट ए निकालो, उसके बाद सेट बी निकालो। अभी देखो सेट ए में कौन से है, 3 5 7। ये 4 क्यों नहीं लिखा, ये 4 और ये 4 कॉमन है, तो हम ये इंटरसेक्शन में लिखेंगे 4। उसके बाद कौन से है, 1 और 8। ये हो गया सेट ए और बी का यूनियन। देखो 1 1 4 3 5 7 8 3 3 6। तो ये भी कितने हैं, ये 4 और 3 7। नंबर ऑफ एलिमेंट से हम काउंट कर सकते हैं 7। उसका इंटरसेक्शन ये आता है 7 - x 6, और ये 6 यूनियन में दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर है बराबर है। ये यूनियन बी, ये क्या है, ये यूनियन बी है। चलो फिर उसी टाइप के अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें है P, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ, और Q है एल एम एन ई बी। तो देखो एक पहले क्या करने का, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने है ना, तो पहले हमें कॉमन एलिमेंट्स देख लेने चाहिए। तो देखो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, बी, इधर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। तो हमें पहले पता लग जाता है कि कॉमन एलिमेंट्स कहाँ लिखने के। तो देखो फिर अभी ये और ये है P, ये है Q। अभी कॉमन एलिमेंट्स हमने देख लिए, वो क्या है, B और E। उसके बाद जो बाकी है वो P में लिखने के P वाले A C F, और इसके L M N L M N। तो ये हो गया P यूनियन Q का आंसर। बहुत ही इजी है, अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ो और आंसर राइट करो। वेन डायग्राम बहुत ही इजी है, अच्छे से इंटरसेक्शन दिखाओ, एलिमेंट्स अच्छे से दिखाओ। इस वेन डायग्राम को नाम देना मत भूलो, P Q ऐसे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो, लिस्ट में कितने हैं, हमने कितने लिखे ऐसे, तो आंसर बराबर आएगा। चलो अभी अगला है उसी टाइप का है, उसमें हमें भी वेन डायग्राम ही निकालनी है। तो उनका पहला सेट है एक्स। उन्होंने पूछा है एक्स कोलन एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन, एक्स कोलन एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 80 एंड 100 के बीच के प्राइम नंबर है एक्स में। और वाई में क्या है, वाई इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया है, तो अगर हमें वेन डायग्राम निकालनी है तो लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते तो आसानी होगी वेन डायग्राम निकालने। तो देखो एक्स में देखो
ये प्राइम नंबर 83 टू 100 कौन से है? 83 है, 89 है, 97 ये है, बराबर। और वाई सेट में ऑड नंबर बिटवीन 90 टू 100 पूछे। ऑड नंबर होते हैं 91, 93, 95, 97 एंड 99। अभी देखो ये देख के हम वेन डायग्राम इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी वेन डायग्राम थोड़ी छोटी आएगी, लेकिन हम बराबर एडजस्ट करें। ये एक और ये एक, इसको हम x कहते हैं, इसको y कहते हैं। देखो कॉमन एलिमेंट कितना है? 97, तो वो इधर लिख लेते हैं। उसके बाद बाकी का इधर लिखते हैं 83, 89 और y के कितने हैं? 91, 93, 95 और 99। ये हो गया x यूनियन y का वेन डायग्राम। देखो अच्छी तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। ये कुछ हार्ड नहीं होता। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेने का पहले, तो उसके बाद वेन डायग्राम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते। वो 8वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। अभी देखो हमें जो सेट्स दिए हैं उनका सबसेट रिलेशन हमें बताना है। देखो पहला सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद y है वो सेट ऑफ ऑल रोम्बस। ये देखो ये सेम आएगा इसलिए ऐसा लिखा है। उसके बाद यस, सेट यस क्या है? सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स। उसके बाद टी है। टी क्या है? सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स को ऐसे लिखते हैं, लिख देता हूं, नहीं समझेगा तो ऐसा लिखता हूं, पैरेललोग्राम्स, बराबर। उसके बाद चलो फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, जिसमें पूछा है राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट। सेट से एक्स वाई एस टी वी। अभी एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल से। वाई सेट ऑफ ऑल रोम्बस से। ये पूरा सेट ऑफ ऑल हमने ऐसा लिख लिया। यस है सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स, टी पैरेललोग्राम्स और ये वी रेक्टेंगल्स। तो अभी देखो हमें सबसेट पूछे, तो पहले हम सबसेट लिखते हैं। देखो ये y क्या है? सेट ऑफ ऑल रोम्बस। लेकिन रोम्बस हमें पता है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y इज अ सबसेट ऑफ x, बराबर। उसके बाद देखो यस स्क्वेयर्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वेयर्स। ये स्क्वेयर भी क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यस इज अ सबसेट ऑफ x। ये टी पैरेललोग्राम वो भी क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, तो टी इज अ सबसेट ऑफ x, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ये आते हैं। और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो है वो भी सबसेट है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ये चारों सेट क्वाड्रिलेटरल के सबसेट है। अभी देखो जो यस है, यस क्या है? स्क्वायर, बराबर।
तो ये देखो, ये रोम्बस का भी सबसेट है, क्योंकि स्क्वायर के भी चारों साइड सेम होती है और रोम्बस के भी चारों साइड सेम होती, मतलब जो जो स्क्वायर है उसे हम रोम्बस कह सकते हैं। इसलिए जो यस है वो भी सबसेट है किसका, वाई का, मतलब रोम्बस का। उसके बाद ये यस स्क्वायर पैरेललोग्राम का भी सबसेट है, बराबर, यस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो स्क्वायर ये भी वी का भी सबसेट है, मतलब रेक्टेंगल का भी स्क्वायर सबसेट होता है, तो ये सबसेट ऑफ वी। उसके बाद बाकी रहा ये वी रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, इसलिए हम ये वी सबसेट है किसका, पैरेललोग्राम्स का, टी का। उसके बाद रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो y इज अ सबसेट ऑफ टी पैरेललोग्राम। देखो ये सेट्स बोले थे, हमें उनके सबसेट्स रिलेशन लिखने थे, तो ये देखो इतने सारे सबसेट्स रिलेशंस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सबसेट्स रिलेशंस इन पांचों सेट्स के आए हैं। समझ गए ना। इसलिए इसके लिए हमें क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनकी कंसेप्ट क्लियर होनी जरूरी है, तभी हम ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको, इनके कंसेप्ट को भी देख लो, पिछले सालों में देखा होगा, अभी फिर एक बार उनको रिवाइज कर लो। चलो फिर अभी एग्जांपल है नाइन्थ एग्जांपल। उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, क्या है, यम इज एनी सेट, इज एनी सेट, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि यम यही सेट लो ऐसा। उसके बाद उन्होंने पूछा है देन राइट यम यूनियन null empty set, m union empty set and m intersection empty set। अभी देखो ये ऐसे एग्जांपल बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें इजी कर लिया हमारे लिए। उन्होंने क्या पूछा है, यम इज एनी सेट। एनी सेट मतलब हम इस यम को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3, हो गया, ये एनी सेट है। अभी देखो उन्होंने क्या पूछा है, देन राइट यम यूनियन नल सेट। अभी हमें पता है जो नल सेट होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं होते, तो हम यम यूनियन नल कैसे लिखेंगे, सिर्फ यम के ही एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि नल सेट में कुछ भी नहीं होता। तो 1 2 3, तो हमारा यम यूनियन नल क्या आया, 1 2 3। लेकिन हमें सोचने वाली बात क्या है, ये सेट 1 2 3 कौन सा है, यम है, तो हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं यम यूनियन नल सेट इज इक्वल टू यम। ये रहा हमारा आंसर, यम यूनियन क्यू नल सेट इज इक्वल टू यम सेट, ये रहा पहले का आंसर। उसके बाद यम इंटरसेक्शन नल पूछा है। अभी देखो यम इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स चाहिए हमें। अभी देखो यम और नल सेट, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि नल सेट एम्प्टी रहता है और यम सेट में कुछ वैल्यूज है। एम्प्टी तो इधर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है और इधर 3 है, तो मतलब ये भी एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी मतलब नल सेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
m इंटरसेक्शन नल सेट इज ऑलवेज अ नल सेट, हमेशा m इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट से किया तो उसका आंसर नल सेट ही आएगा। समझ गए? चलो चलते हैं फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ। जो अगला एग्जाम्पल है उसमें बहुत सारी चीजें पूछी है। उन्होंने ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स यू, ए, बी, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन सब पूछा है। चलो फिर हम वो डायग्राम निकाल लेते हैं। देखो ये यूनियन, हाँ ये बी और ये यू ऐसा है। उसमें देखो 1 5 2 3 7 8 9 10 3 3 2 5 4 11। चलो बच्चों आगे बढ़ते। 10 नंबर प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने पूछा है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, और राइट द गिवन सेट्स यू, ए, बी, और ये यूनियन बी एंड ये इंटरसेक्शन बी। अभी देखो पहला क्या है, यूनिवर्सल सेट बी सेट लिखने के लिए बोला है। सिंपल है, क्या सभी लिख देने का, जितने उतने, कितने 1 2 3, पहले इंटरसेक्शन के लिखेंगे 1 5 2 3 7 8 9 10, 8 9 10 हो गए। अभी 4 11 13, 4 11 13 ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद पूछा है सेट ए। देखो ये में कौन से है 1 2 3 7 एंड 5, 1 2 3 5 एंड 7। देखो ये इतना सेट ए। उसके बाद सेट बी पूछा है। सेट बी क्या है 8 9 10, पहले 1 5 लिख लेते हैं, फिर 8 9 और 10 लिखेंगे, 1 5 उसके बाद 8 9 10। अभी ये यूनियन बी पूछा है, तो उसमें पहले क्या करने का, ये रिपीट होते हैं वो पहले लिख लेने के 1 और 5, और बाकी के ए और बी के एलिमेंट्स लिख लेने के। क्या आएगा 2 3 7 2 3 7 8 9 10, ये हो गया ये यूनियन बी के वैल्यूज। उसके बाद है ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी। अभी ये और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने, कौन से 1 एंड 5, वो ये हो गए ये इंटरसेक्शन बी। इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अच्छी तरह से देख लो और प्रैक्टिस करो। अभी ये 11वां एग्जाम्पल है, 11th एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम सेट का आखिरी एग्जाम्पल है। चलो फिर देखते हैं। इफ number of elements in A is equal to 7, number of elements in B is equal to 13,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, तो उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन बी कितने होंगे। अभी हमने कितनी बार किया है ये प्रॉब्लम, तो आपको अभी लर्न हो गया होगा। हमें क्या पता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन बी किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है, 7 + 13 - 4 मतलब 20 - 4 हो जाएगा 16। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन बी कितने आए, 16। इस तरह हमने प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व किया है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।